सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको 20 मई का बैंकिंग अवेयरनेस दिया। अब मैं आपको 21 मई का बैंकिंग अवेयरनेस दे रहा हूँ। ठीक है। तो 21 मई की जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो थोड़ी सी आपको पेशेंस के साथ देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो खबरें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। 7 8 8 8 9 खबरें हैं टोटल आज। और उसमें से 8 9 में से मैं ये नहीं बोलूँगा सारी इंपॉर्टेंट है, बट आज के वीडियो में 9 में से कम 6 खबर तो ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो आपको बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से देखना पड़ेगा, ताकि आपको समझ, मैं भी बहुत अच्छे से समझाने की चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है। ठीक है। और कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे आप, तो नेक्स्ट टाइम से आपको दोबारा से उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम बस आपको टाइम इन्वेस्ट करना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि चीज़ें हुई क्या है। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और जो हार्डकोर न्यूज़ होगी वो तो मैं जल्दी से निकाल दूंगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली खबर है, आरबीआई मैंडेट वॉलेट्स कार्ड्स टू बी मेड इंटरऑपरेबल। ये खबर है। ठीक है। खबर क्या है कि आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है। किसके लिए? अलग अलग वॉलेट आपके पास अवेलेबल होंगे, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है। ठीक है। और भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी अपनी वॉलेट सर्विस देता है अपने अपने कस्टमर्स को। तो उसने बोला है कि जितनी भी वॉलेट्स वाली सर्विसेज हैं, या फिर जो भी ऑनलाइन पेमेंट वाले मोड हैं, मेथड्स हैं, उनको क्या होना पड़ेगा? एक दूसरे के साथ इंटर ऑपरेबल होना पड़ेगा। ये आरबीआई ने बोला है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड दैट ऑल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और वॉलेट्स, जितने भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको पता है क्या होते हैं? ठीक है। जिसमें पहले से पेमेंट करना पड़ता है आपको उसकी सर्विस लेने के लिए। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे आप आई थिंक, प्रीपेड पेमेंट बहुत सारी चीजें होती हैं यार। आई मीन, यू कैन कॉल फास्टैग जो है वो भी आपका एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। आपको पहले रिचार्ज कराना पड़ता है, फिर उससे पैसे कटते हैं। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड दैट ऑल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। फास्टैग इज अ मेथड जहां पे आप टोल पे करते हो। ठीक है। तो उसमें भी पहले प्रीपेड करना पड़ता है आपको। ठीक है। और वॉलेट्स दैट आर फुली केवाईसी कंप्लायंट, और ऐसे वॉलेट्स जो कि केवाईसी कंप्लायंट हैं। ठीक है। जो केवाईसी के रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला गया है? केवाईसी कंप्लायंट है, बी मेड इंटर ऑपरेबल बाय मार्च 31 2022। डेट याद रखना, आजकल एग्जाम्स में डेट पूछ ले जाते हैं। इनको क्या बोला गया? आपको एक दूसरे की उस पर इंटर ऑपरेबल होना पड़ेगा। कब से? मार्च 31 2022 से। द सेंट्रल बैंक अनाउंस दिस थ्रू अ नोटिफिकेशन इशूड। ठीक है, ये तो छोड़ दो, लेट ऑन वेंसडे। तो बेसिकली क्या बोला गया है? आरबीआई ने बोला है कि जितने भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर वॉलेट हैं जो कि केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, जो कि केवाईसी कंप्लायंट हैं, ठीक है, उनको अपने आप को कंप्लायंट बी मेड इंटर ऑपरेबल, उनको इंटर ऑपरेबल बनाना पड़ेगा खुद को बाय मार्च 31 2022। ये सेंट्रल बैंक की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है। It shall be mandatory for PPI issuers to give the holders of full KYC PPI, KYC compliant PPI interoperability through authorized card network, for PPIs in the form of cards and UPIs, for PPIs in the form of electronic wallets. Okay. समझिए क्या बोला गया। इट शैल बी मैंडेटरी फॉर पीपीआई इशूअर्स, ये जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। जो जो लोग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट या प्रीपेड कार्ड इशू करते हैं उनको ये, और जो केवाईसी गाइडलाइंस को मैंडेटरी फॉलो करते हैं, इट शैल, उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा इंश्योरेंस टू गिव द होल्डर्स ऑफ फुल केवाईसी पीपीआई। ठीक है। उनको देना पड़ेगा फुल होल्डर के पीपीआई केवाईसी कंप्लायंट इंटर ऑपरेबिलिटी थ्रू ऑथराइज कार्ड नेटवर्क, ताकि उनको इंटर ऑपरेबिलिटी देनी पड़ेगी ऑथराइज कार्ड नेटवर्क्स के थ्रू। बेसिकली पूरा झोल इसका यही इसी का है कि पीपीआई वाले जो जितने भी कार्ड्स हैं, ठीक है, वो हो या वॉलेट हो, उनको इंटर ऑपरेबल होना पड़ेगा। इसी चीज को घुमा फिरा के बार बार समझाया गया है। As announced during last monetary policy review on April 7, the notification increased the maximum amount outstanding in respect of full KYC PPI to rupees 2 lakh from 1 lakh। देखो, जो आउटस्टैंडिंग थी, जो पिछले जो हमारी एमपीसी कमेटी जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, और उसमें जो फैसले लिए गए थे, उसमें बोला गया था, जो अप्रैल के एंड में हुई थी, उसमें बोला गया था, अनाउंसमेंट हुई थी, एज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑन April 7, द नोटिफिकेशन इंक्रीज्ड द मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग। जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होती है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ फुल केवाईसी, वो जो है 1 लाख रुपए से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दी गई है।
देयर विल बी अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2000 पर ट्रांजैक्शन, ये तो आपको ऑलरेडी पता था। एक ट्रांजैक्शन जो है उसकी मैक्सिमम अपर लिमिट 2000 रुपए है और एक दिन में आप 10,000 रुपए तक का सामान खरीद सकते हो, विथ एन ओवरऑल लिमिट ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ 10,000 रुपए है पर पीपीआई, एक पीपीआई के थ्रू। ऑल कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन परफॉर्म्ड यूजिंग अ कार्ड और वॉलेट शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय अ, और उसके थ्रू, पीपीआई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर वॉलेट के थ्रू अगर आप पैसे विड्रॉ करते हो तो उसको एक और एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। वॉलेट विल बी ऑथेंटिकेटेड, ताकि वॉलेट को वापस ऑथेंटिकेट सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है, एक बार वापस से आपको ओटीपी भेजा जाएगा, आप कंफर्म करोगे तब वो पैसे निकलेंगे या कटेंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड बाय एन एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन और पिन, वही मैंने बोला आपको, दोबारा से आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा तब जाके वो पैसे निकलेंगे। तो बेसिकली यही है खबर, आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है सारे पीपीआईज को और वॉलेट्स को कि आपको इंटर ऑपरेबल होना पड़ेगा बाय मार्च 31 2022, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आरबीआई इम्पोजेस रुपीज, ये सिंपल रॉ खबर है, पढ़ लीजिएगा, बहुत आराम से बता देता हूं मैं आपको। आरबीआई ने 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है किसके ऊपर, प्रियदर्शनी महिला नगरीय सहकारी बैंक पे। प्रियदर्शनी महिला नगरीय सहकारी बैंक है जिसके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन बीड, महाराष्ट्र बेस्ड है ये। बीड आपने जगह सुनी होगी, बीड एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां की बेस्ड है ये कंपनी, ये बैंक है प्रियदर्शनी महिला नगरीय सहकारी बैंक, महाराष्ट्र बेस्ड प्रियदर्शनी महिला नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड, फॉर नॉन adherence and violation of specific directions issued to the bank under supervisory action framework। देखो, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आरबीआई जो है अलग अलग एडवाइजरी या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने को बोलती है अलग अलग बैंकों को, ठीक है। तो ये प्रियदर्शनी महिला नगरीय सहकारी बैंक जो थी, ये वो रूल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रही थी, उसको अध्ययन नहीं कर रही थी, उसको फॉलो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर ये 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under the provision of section 47A of section 1। ठीक है, बोला गया ये उस आधार पे ये पेनल्टी लगाई गई है जो आरबीआई को ये अथॉरिटी देता है कि अगर अंडर सेक्शन 47A ऑफ शेड्यूल 1 के अंतर्गत ये उनको अधिकार है कि अगर कोई भी बैंक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो रेगुलेट करती है, वो अगर उसके बनाए हुए रेगुलेशंस, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो दे कैन चार्ज पेनल्टी ऑन दैट बैंक, ठीक है। ये आरबीआई को ये अधिकार है। दिस एक्शन इज बेस्ड ऑन डेफिशिएंसीज इन रेगुलरिटी कंप्लायंस एंड इज नॉट इंटेंडेड टू प्रोनाउंस अपॉन द वैलिडिटी ऑफ एनी ट्रांजैक्शन और एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू द बैंक विद इट्स कस्टमर्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सब आरबीआई चाहती है कि बैंक फॉलो करे, पर ये बैंक, देखो एक तो ये लोग ना अपनी मर्जी से बैंक खोल लेते हैं, पहली बात तो, ठीक है, सरकार से एफर्ट लगा के ले लेते हैं, उसके बाद ये चला नहीं पाते हैं बेसिकली। प्रियदर्शनी महिला नगरीय सहकारी बैंक जो है, ऐसे आपने सुना होगा पिछले 1 साल में महाराष्ट्र में कितने ऐसे सहकारी बैंक और पता नहीं कौन, दादा साहब सहकारी बैंक थी, पता नहीं कौन कौन से कितने सारे बंद हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही जैसे बैंक नेशनलाइज्ड हो रहे हैं, आई मीन नॉट लाइक कि पेपर में नेशनलाइज होना, नेशनलाइज होने का मतलब जब उनकी रीच हर छोटे से छोटे शहर में, बड़े से बड़े शहरों में होती जा रही है, तो इन छोटे मोटे बैंकों की जो अहमियत है ना वो खत्म होती जा रही है। तो इनकी ऑब्वियस सी बात है, इनके पास ना मार्जिन होगी ना प्रॉफिट होगा, क्योंकि सब लोग शिफ्ट हो जाते हैं बड़े बैंकों के ऊपर। तो ये बैंक धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी और यही होने वाला है आगे भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, State Bank of India and Hyperverge ramp up technology for online customers onboarding amidst COVID-19, ठीक है। देखो बेसिकली हुआ क्या है, कोविड-19 की वजह से सबकी बिजनेस इफेक्ट हुए हैं, तो सिमिलरली एसबीआई का भी बिजनेस इफेक्ट हुआ है। एसबीआई बोल रहे कि हमारे यहाँ जैसे पहले की रेट से जैसे अकाउंट्स ओपन होते थे या इन्वेस्टमेंट आती थी या एफडीज होती थी, आरडीज होती थी या फिर अलग अलग चीजों में पैसे इन्वेस्ट होते थे, वो अब नहीं हो पा रहे हैं, राइट। तो अब इसको लेके एसबीआई शांत तो बैठेगी नहीं, तो एसबीआई ने क्या किया है, एसबीआई ने हाइपरवर्ज नाम की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड है, उसके साथ इसने टाई अप किया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ताकि वो ऑनलाइन कस्टमर्स ऑनबोर्डिंग कर सके, ताकि कस्टमर्स जो है वो उसको वो ऑनलाइन अपने पास लेके आ सके, ताकि कस्टमर्स इनके पास आए, इनके प्रोडक्ट्स को देखें, इनके प्रोडक्ट्स खरीदें, इनके कंपनी में अकाउंट खुलवाएं और अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करें। तो इसलिए एसबीआई ने ये हाइपरवर्ज नाम की एक बैंगलोर बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके साथ इन्होंने एक करार किया है टू सर्व कस्टमर्स इन द न्यू नॉर्मल टाइम्स। न्यू, अब जैसा बोला कोरोना जो है ये नॉर्मल टाइम आ गया है, मतलब आई मीन आप बाहर नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट ये फिलहाल 1 डेढ़ साल से नॉर्मल यही है
State Bank of India launches a full par YONO saving account that can be opened instantly with video KYC in 4 simple steps. वही मैंने बताया ना, अकाउंट खोलने को लेके ये है कि अब उन्होंने क्या किया, अपने योनो के थ्रू उन्होंने बोला है कि 4 सिंपल स्टेप में जो है आप SBI में अपना अकाउंट खोल सकते हैं. Keeping in mind the need of the hour, the product proposition is built in a way that this new service will offer complete paperless and instant digital saving account opening experience with just a PAN and Aadhaar card. ठीक है, तो अब क्या बोला गया, जैसे कि सिचुएशन अभी मार्केट में चल रही है, लोग आ जा नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं जा रहे, आ जा मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई है लोगों के बैंक में जाने की, लोग डर रहे हैं, राइट. तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑनलाइन ओपनिंग शुरू कर दी है बैंक अकाउंट्स की. इन्होंने बोला सिर्फ आपके पास पैन और आधार है, ठीक है, और आप 4 स्टेप्स फॉलो करते हो तो SBI विल मेक श्योर कि आप SBI में अकाउंट खोल पाओगे. कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द आवर, द प्रोडक्ट प्रोपोजिशन इज बिल्ट इन अ वे, ऐसे प्रोडक्ट प्रोपोजिशन बनाया गया है कि आप आसानी से अकाउंट SBI में खोल पाओगे विद द हेल्प ऑफ ओनली पेन एंड आधार. Amidst this backdrop, Hyperverge announced its partnership with India's largest bank SBI with one of its flagship products, the Video KYC. देखो वीडियो KYC के फील्ड में जो है ये Hyperverge जो है ये एक्सपर्ट है, ठीक है, इसलिए SBI ने Hyperverge के साथ टाई अप किया है सॉल्यूशन which aims to achieve a whooping 10 times improvement over the regular video KYC checks performed per day per agent. ठीक है, तो इसके साथ मतलब टाई अप करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो वीडियो केवाईसी वाला इंस्ट्रूमेंट SBI ने पहले ही इंट्रोड्यूस किया था, उसमें SBI जो है वीडियो केवाईसी के थ्रू एक दिन में कुछ लिमिटेड अकाउंट्स ही खोल पा रही थी या कुछ लिमिटेड वीडियो केवाईसी ही कर पा रही थी. बट जब से उन्होंने बोला कि हमने हाइपरवर्ज के साथ टाई अप किया है, अब ये जो है ये 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दे हैव अ ग्रेटर हैंड इन वीडियो केवाईसी. उनके पास एक्सपर्टीज है वीडियो केवाईसी में हाइपरवर्ज के साथ. तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम 10 गुना ज्यादा इंप्रूवमेंट ला पाएंगे अपनी वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी में. ठीक है, द वीडियो केवाईसी सॉल्यूशन बाय हाइपरवर्ज इज 100% कंप्लायंट विद RBI रेगुलेशंस. बोला गया है कि जो हाइपरवर्ज की जो वीडियो केवाईसी रूल है वो RBI के रेगुलेशंस को 100% फॉलो करती है or can be supported on multiple platforms. This technology developed by the Bangalore headquarter company is critical at this hour since it helps financial institutions save the cost and time in sending agents to physically visit a customer's residence. ठीक है, इसमें वो हेल्प कर रही है अपने क्लाइंट्स को, जैसे बैंक SBI भी इसके क्लाइंट हो गए और भी अलग अलग बैंक को, कि ये अपने एजेंट्स भेजती है कस्टमर के पास वीडियो केवाईसी के लिए, बाकी चीजों के लिए, और अलग अलग मोड्स के थ्रू ये उसको कंप्लीट करके देती है. कौन? हाइपरवर्ज. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. मूव करते हैं 4th स्लाइड पे. BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दून एंड ब्रैड स्ट्रीट इंडिया साइंस पैक्ट टू फॉस्टर MSME ग्रोथ. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने दून एंड ब्रैड स्ट्रीट के साथ पार्टनरशिप करी है, किस लिए? ताकि वो MSME ग्रोथ को इंडिया में बढ़ा सके. ठीक है, लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑन Wednesday said it has joined hands with Dun and Bradstreet Information Services India to create an ecosystem for promoting, aiding and fostering the growth of small and medium enterprises. ठीक है, तो BSE ने बोला है कि हमने भाई साहब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है किसके साथ? दून एंड ब्रैडस्ट्रीट के साथ. किस लिए किया है? इंडिया टू, ताकि एक हम ऐसा इकोसिस्टम बना सकें जहां पे हम MSME को प्रमोट कर सके, उनको एड प्रोवाइड कर सके, उनको जैसी जरूरत है, ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाए, और उनको फॉस्टर कर पाए, उनको नर्चर कर पाए. ठीक है, ताकि हमारे कंट्री में जो है ये MSMEs जो है वो फल फूल सके और अच्छे से विकसित हो सके. राइट, दिस पार्टनरशिप विल हेल्प SMEs इन इंडिया टू इंक्रीज देयर विजिबिलिटी. इससे क्या होगा कि जैसे ये पार्टनरशिप होगी, इससे SMEs को हेल्प मिलेगी, तो उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी इंडियन मार्केट में. ठीक है, मतलब वो दिखने शुरू हो जाएंगे. एक्सपेंड एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, वो ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच पाएंगे हमारे SMEs. ठीक है, फाइंड पोटेंशियल, वो पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढ पाएंगे, और नई नई सप्लाई लाइन जो होती है, सप्लाई चैनल जो होती है, उनको भी अनकवर कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, ताकि वो अपने बिजनेस को एक बेहतर बिजनेस की तरफ ले जा सके, और रिस्क भी आइडेंटिफाई करके उनको टाइमली उनको केटर कर पाएंगे. ठीक है, ये पूरा मकसद है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और दून एंड ब्रैडस्ट्रीट का इंडिया में, ताकि वो MSMEs के SMEs को केटर कर पाए. ठीक है, this collaborative effort will enable SMEs and startups who are currently listed on BSE SME बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है, ये जो कोलैबोरेशन है बेसिकली ये क्या करेगा? ये इनेबल करेगा SMEs को एंड स्टार्टअप्स को जो कि लिस्टेड हैं ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे और एक्सपेक्टेड टू बी लिस्टेड या फिर लिस्टेड होने वाले हैं, टू अवेल ऑफ दून एंड ब्रैडस्ट्रीट बिजनेस इन्फॉर्मेशन सर्विसेज एट अ स्पेशल प्राइस. ताकि उनको ये मिलेगा कि वो जो है
दून और ब्रैडस्ट्रीट की जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है वो बहुत जानी मानी है, ठीक है। तो उन सर्विसेज को वो एक्सेस कर पाएंगे थोड़े से प्राइस पे, दैट विल नॉट ओनली स्ट्रेंथन देयर क्रेडिबिलिटी, जो कि उनकी सिर्फ क्रेडिबिलिटी तो नहीं बढ़ाएगा, बट जो कि उनकी सिर्फ क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ाएगा, बट विल आल्सो एक्सपेंड द स्कोप ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, और उनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सपेंड करेगा ये, ठीक है। दिस एमओयू विल हेल्प बोथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज and Dun and Bradstreet reach maximum SME across the country for offering their products, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दून ब्रैडस्ट्रीट जो है वो मैक्सिमम एमएसएमईज तक पहुंच पाएंगे, एसएमईज तक पहुंच पाएंगी, ताकि उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए और उनको बेनिफिट दिलवा पाए इस सर्विस से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आप मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। पॉलिटिकल रिलीजियस फर्म्स नॉट अलाउड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेबी पैनल। सेबी की एक पैनल थी, उसने बोला है कि जो पॉलिटिकल है या फिर रिलीजियस फर्म्स है, ठीक है, रिलीजियस फर्म्स है, उनको हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे आके अपने आप को रजिस्टर कर पाए और वहां से पैसे उठा पाए, ठीक है। तो सेबी की टेक्निकल ग्रुप थी ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज हैज रिकमेंडेड दैट, उन्होंने रिकमेंड किया है दैट कॉर्पोरेट फाउंडेशंस जो हैं, जो कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शुड बी मेड इनएलिजिबल टू रेज फंड्स यूजिंग द एसएससी मैकेनिज्म, ठीक है। जो कि हमारा एसएससी मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो सेबी ने बोला है कि हमें कॉर्पोरेट फाउंडेशंस को, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स को हमें बैन कर देना चाहिए या उनको इनेबल नहीं करना चाहिए कि वो एसएससी मैकेनिज्म के थ्रू पैसे मार्केट से उठा पाए। एसएससी मैकेनिज्म होता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। मार्केट रेगुलेटर ऑन थर्सडे मेड public the report on SSEs prepared by the expert panel headed by हर्ष बनवाला। ये जो रिपोर्ट है, ये रिकमेंडेशन है, जो ये नाबार्ड के चेयरमैन जो थे हर्ष बनवाला, उन्होंने बनाई है, ठीक है, और इसको पब्लिक किया गया। कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविटीज, प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज विल नॉट बी परमिटेड ऑन एसएससी। देख लो क्या क्या चीजें परमिट नहीं होगी। कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज जो होती हैं उसको परमिट नहीं किया जाएगा। प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशंस को परमिट नहीं किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज जो है, एक्सेप्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, जो अफोर्डेबल हाउसिंग देती है, विल नॉट बी परमिटेड ऑन एसएससी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे उसको परमिट नहीं किया जाएगा। द पैनल सेज both for profit and non-profit organizations should be allowed to tap the SSE provided they are able to demonstrate the social intent and impact, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हम जो है both profit और non-profit organization को SSE में अलाउ करेंगे, बट उनको अपना इंटेंट डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि उनका इंटेंट जो है वो सोशल वेलफेयर का है, दैट सोशल इंटेंट एंड इम्पैक्ट उनका जो है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, ठीक है, तभी उनको इस पे एलिजिबल किया जाएगा। वरना पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप आके भाई साहब उसके नाम पे, आई मीन धर्म के नाम पे और इसके नाम पे पैसे उठा लेगी और फिर वो बर्बादी करेगी देश में, और कुछ नहीं करने वाली, ठीक है। तो ऐसे लोगों को तो सच में दूर ही रखना चाहिए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। IDBI बैंक लॉन्चेस डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर MSME एग्री बोरोवर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर बोरोवर्स के लिए IDBI बैंक ने डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है एमएसएमई और एग्री बोरोवर्स के लिए। तो हमें याद रखना पड़ेगा कौन सी बैंक ने किया है, ये आईडीबीआई बैंक ने किया। आईडीबीआई बैंक ऑन वेडनेसडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फुल्ली डिजिटाइज्ड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम। फुल्ली डिजिटाइज्ड है, कोई भी पेपर का वर्क नहीं होगा, कोई भी जाके फॉर्म वॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भरिए जो भी करना है और आपका काम हो जाएगा फटाफट। तो IDBI Bank on Wednesday announced that the launch of its fully digitized loan processing system offering over 50 products to MSME and agriculture sector, जिसके थ्रू वो 50 टाइप के अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो भी लोन होंगे और एडवांसेस होंगे वो ऑफर कर रही है। किसके लिए? ये सिर्फ MSME के लिए हैं या तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों के लिए हैं, दो ही लोगों के लिए। द लोन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर MSME and agri products seamlessly integrates with data fintechs, bureau validation, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, अकाउंट मैनेजमेंट एंड कस्टमर नोटिफिकेशन अमंग अदर्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो ऑनलाइन आप जो डिजिटलाइज फॉर्म में आप जो लोन लोगे, तो वहां पे इन्होंने अलग अलग मैकेनिज्म बना के रखा है जो आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स, सारी एलिजिबिलिटी सब कुछ चेक कर डालेगा, उसके बाद ये आपको लोन देगा, ठीक है। देखो साफ साफ लिखा है, द लोन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर MSME एंड एग्री बिजनेस सीमलेसली इंटीग्रेट विद डेटा फिनटेक्स। ऐसे उसको इंटीग्रेट किया गया है कि वो ब्यूरो वैलिडेशन आपकी वैलिडेशन कर लेगा, डॉक्यूमेंट को स्टोर कर लेगा जो आप उनको दोगे, अकाउंट मैनेजमेंट देखेगा वो, और कस्टमर नोटिफिकेशन को भी वो चेक करता रहेगा, चेक करेगा, ताकि जो जो लोन है वो सही बंदे तक सही वक्त पे पहुंच सके, ताकि उसका यूज हो सके और वो बैंक को वापस भी मिल पाए, ठीक है।
These features of the fully digitized and automated loan processing system are further aimed at providing a superior tech-enabled banking experience to banks, MSMEs and agri customers. ठीक है, उनका कहना है कि हमने ऐसा इसलिए किया है, these features of the fully digitized and automated loan processing system are further aimed, क्यों किया गया है, to providing a superior tech enabled banking experience, ताकि लोगों को एक बहुत ही अच्छा और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बैंकिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, किसको, एमएसएमई और एग्री सेक्टर में काम करने वाले लोगों को. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. HSBC लॉन्चेस डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर्स. HSBC ने क्या किया है, उन्होंने डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है, किसके लिए, अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है HSBC ने अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए. इतनी सी खबर है, याद रखिएगा. देखिए क्या लिखा गया, HSBC India today announced the launch of HSBC Smart Seva, Smart Serve and HSBC IntelliSign, first of its kind digital solution aimed at ensuring a quick, secure and seamless onboarding process for corporate clients. याद रखिए, HSBC India ने दो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. टुडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ, एक तो प्रोडक्ट है हमारा HSBC स्मार्ट सेवा, स्मार्ट सर्व, HSBC स्मार्ट सर्व. दूसरा है HSBC इंटेलीसाइन, HSBC इंटेलीसाइन. ठीक है, ये दो प्रोडक्ट हैं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल सॉल्यूशन एम्ड. ये क्यों किया गया है, ये किया गया है कि कॉर्पोरेट जो क्लाइंट्स हैं उसको ऑन बोर्ड लाया जा सके HSBC के प्लेटफॉर्म पे. याद रहे, HSBC ने दो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, HSBC इंटेलीसाइन और HSBC स्मार्ट सर्व. किसके लिए किया ये, ताकि ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड ला सके HSBC पे. ठीक है. The application programming interface enabled solutions provider and accelerated onboarding experience, replacing the documentation process with a digital platform, including the use of electronic signatures as well as leveraging existing data asset to complete account opening requirements. ठीक है, तो अब क्या बोला गया, इसके थ्रू क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू ये इनेबल करेगा सॉल्यूशन प्रोवाइडर को कि आप जो है उनको ऑनबोर्ड ला पाए, ठीक है, विदाउट एनी पेपर वर्क, रिप्लेसिंग द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, और सारी चीजें आप डिजिटली उसमें कर पाओगे, इंक्लूडिंग द डिजिटल सिग्नेचर एज वेल. फॉर्म आपको उनकी ऑनलाइन फिल होगी, सब चीजें ऑनलाइन होंगी, कुछ भी पेपर वर्क या फिजिकल अपीयरेंस से नहीं मैटर करेगा, आप घर बैठे बैठे कहीं से भी ये काम कर सकते हो. ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए है. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है HSBC बैंक के द्वारा. HSBC Smart Serve is a newly digitized account onboarding and life cycle management solution that offers service to clients that are faster, automated, and centralized. A single interface of the platform provides send clients with a fully automated onboarding solution where they can submit data and documents directly and securely in addition to receiving confirmation and alerts. ठीक है, बहुत साफ साफ चीजें बोली गई है. हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया है जहां पे जो सर्विस टेकर हूं, जिनको सर्विस चाहिए, वो आराम से वहां पे जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें जो जो रिक्वायरमेंट है, और उनको फ्रीक्वेंटली इजीली वो सर्विस मिल जाएगी. ठीक है, कोई भी हैसल नहीं है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गई होगी. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरटेक मार्केट इन एशिया पैसिफिक, S&P ग्लोबल सेज. S&P ग्लोबल ने बोला है, S&P ग्लोबल का एक सर्वे आया है जिसमें उसने बोला है कि इंडिया जो है एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट बनती जा रही है आफ्टर चाइना. ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन द एशिया पैसिफिक accounting for 35% of the 3.66 billion of the venture capital. टोटल 3.66 बिलियन वेंचर कैपिटल है एशिया पैसिफिक में, जिसका 35% जो है वो इंडिया होल्ड करती है अकेले. तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरटेक मार्केट बनती जा रही है एशिया पैसिफिक में. ठीक है, coming into the sector in the region according to S&P Global Market Intelligence Data. ये S&P Global Market Intelligence Data के अकॉर्डिंग ये बताया गया है at least 335 private insurtech firms are operating in the Asia Pacific. उन्होंने बोला कि लगभग 335 इंश्योरटेक फर्म्स हैं जो एशिया पैसिफिक में ऑपरेट कर रहे हैं, with about 122 of them disclosing 3.66 billion in aggregate capital, जिसमें से उन्होंने 122 ने डिक्लेयर किया कि उनके पास 3.66 बिलियन का टोटल कैपिटल है, raised via private placement deals. ठीक है, China and India are collectively home to nearly half of private insurtech companies in the APAC region and attracted about 78% of the investment. ठीक है, उन्होंने बोला है कि जितनी भी कंपनीज है, जैसे 335 कंपनीज है, उसमें से आधी कंपनीज तो सिर्फ इंडिया और चाइना में है, और वहीं जो अमाउंट की बात है 3.66 बिलियन, उसमें से 78% अमाउंट तो सिर्फ इंडिया और चाइना होल्ड करता है ऑफ द इन्वेस्टमेंट. A report by S&P Global Market Intelligence said the two markets will continue to corner the lion's share of investor interest
ऑन अकाउंट ऑफ देयर लार्जर एंड फास्टर ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट। वही उन्होंने बोला है कि ये दो कंट्रीज जो हैं इंश्योरेंस के सेक्टर में जिन्होंने अपना बड़ा हिस्सा मार रखा है 100 में से 78%, ये लगातार ऐसी ही बनी रहने वाली है। इन दोनों के पास बड़ा शेयर रहेगा हमेशा से, ये S&P ग्लोबल का कहना है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन द एशिया पैसिफिक। इंडिया हैज एटलीस्ट 66 इंश्योरटेक कंपनीज। इंडिया एक देखो 335 कंपनीज में से इंडिया के पास 66 कंपनीज हैं एंड अकाउंटेड फॉर 35% ऑफ द 3.66 बिलियन इन इंश्योरटेक फोकस्ड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टेड इन APS रीजन। और उन्होंने बोला है कि 3.66 बिलियन का जो टोटल अमाउंट है उसका 35% जो है वो इंडिया के पास है, या इंडिया में लोग इंश्योरटेक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और ये बहुत सिंपल सी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज नहीं है। आप एक बार पढ़ोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है। बहुत सारी स्लाइड्स थी, मैंने बहुत जल्दी जल्दी कोशिश की है आपको समझाने की, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ मैं। देखिए 9 स्लाइड्स बनाई थी, एक में तो हो गया 8 खबरें थी आज की टोटल, और इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इसको आपको 3-4 बार देखना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो फॉर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, ना भी आई हो तो भी लाइक करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है भाई मेरे, पढ़ना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन, राइट। कोई उपाय नहीं है, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है और आपको पता है कि क्या रोल रखने वाला है इसका, आई मीन बैंकिंग अवेयरनेस का और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ जितनी डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जल्दी से जल्दी चैनल को मोनेटाइज कराने में आप हेल्प करेंगे, ठीक है, ताकि मैं आपकी जैसे मदद कर पाऊँ, मेरी भी थोड़ी मदद हो पाए, राइट। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें अगर कोई दिक्कत हो तो, या कुछ और भी चाहिए, कुछ और भी डिमांड है आपकी तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप। मैं आपकी सारी डिमांड फुलफिल करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।